हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होगे। अब देखिए, आपके पास दिन तो बहुत कम बचा है एनटीपीसी की तैयारी के लिए, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और साथ ही ये भी देखना है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस पैटर्न में पूछे गए हैं या किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा जो ये प्रशिक्षण क्लासेज है ये आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आया था, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे थे। अब उसी बिहाफ पे आज फिर से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूं, लेकिन इसमें नया क्या है। तो देखिए, अभी तक मैं आपको बायोलॉजी के पोर्शन से क्वेश्चंस करा रही थी, आज मैं बात कर रही हूं केमिस्ट्री की। मींस कि केमिस्ट्री के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है एनटीपीसी के लिए, ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं कि आज क्या है इस वीडियो में। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो देखिए, रासायनिक चीजों का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री है। अब बात करेंगे हम कि केमिस्ट्री क्या सिर्फ सिंगल होता है या फिर ये बहुत ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर केमिस्ट्री के डिवाइडेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मींस कि केमिस्ट्री में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये है आपके केमिस्ट्री के ब्रांच, ये तीनों आपके केमिस्ट्री के ब्रांच है। अब हमें देखना है कि केमिस्ट्री के किस ब्रांच से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ऑर्गेनिक क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ये इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं और फिर इनऑर्गेनिक से भी। जिसमें केमिकल रिएक्शंस की बात की जाती है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, तथा जहां पर हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनके बारे में बात करते हैं, जहां पर रिएक्शंस नहीं होते या फिर बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वहां पे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री के किस किस टॉपिक से कितना और क्या पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है, मटेरियल है, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है एटम। मींस कि सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले एटम पे बात करनी है, फिर हम बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज कि क्या है, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट कि एसिड क्या है, बेस क्या है, हम आज तक सुनते आए हैं लेकिन हम अब इसके बारे में जानेंगे। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मींस कि कार्बनिक पदार्थ क्या है और इसके जो बनने वाले कंपाउंड है, जैसे हम डायमंड, अच्छा बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जो डायमंड होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है, मींस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये कार्बन का बना होता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जहां पे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी वो फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है या जो पूछा जाता है। फिर पीरियोडिक टेबल, अच्छा देखिए, पीरियोडिक टेबल से ना बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, या फिर उनका एटॉमिक नंबर पूछ देता है, या फिर पूछ देता है कि दो सेम एटॉमिक मास वाले एटम्स को दे दिया जाएगा, मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको बताना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक। फिर आइडियल गैसेस, मींस कि जो भी गैसेस हैं उसके जो नेचर है वो कैसा होता है, कौन हल्की गैस है, कौन भारी है, या कौन सी डेंजरस होती है, कौन, अच्छा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आंसू गैस का नाम क्या है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी होगा वो हम आइडियल गैस में पढ़ेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, कभी कभी होता है ना, जैसे मैंने अभी डायमंड की बात की, तो कैसे वो कोयले से बना हुआ है, वो कोयले से बना हुआ है लेकिन कितना ज्यादा चमकदार होता है, और कोयला बिल्कुल काला। तो आप सोचो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्या चेंजेस होंगे, ये कैसे हुआ। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, और इसमें बहुत ही ब्रॉड नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक ही पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री आपकी लाइफ में पर डे कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसकी बात करते हैं। फिर डिस्कवरी की बात करते हैं, जो कि एक दो स्टार्टिंग के
कि पीरियोडिक टेबल किसने दिया था या एटम्स की खोज किसने की, ये सब कुछ जो बेसिक डिस्कवर है वो सब पूछे गए हैं। और एग्जाम में आप देखोगे कि हमेशा पूछा भी जाता है। फिर कॉमन नेम, जैसे ना फिटकिरी को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सब, ठीक है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सारे टॉपिक से मिला के क्वेश्चन हम एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ हर टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मीन्स कि इससे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब बताइए फास्फोरस, नियॉन, सल्फर या आर्गन, बताइए किसमें सबसे जो है मॉलिक्यूलर परमाणु की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, तो वो है आपका सल्फर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा और कौन सा होगा, सी। सल्फर में कितना होता है, तो 1, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, तो होता है 8। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए जब आप देखोगे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, यहां पे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन का एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 और इसका 1, तो एटॉमिक मास कितना होना चाहिए बताइए, हाँ इसका 12 लेकिन हाइड्रोजन का 1। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which statement about effective nuclear charge is not correct? कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मीन्स कि जो दिया गया है ये, इसमें से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए जो गलत होगा वो आपको टिक करना है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब भी नॉट की बात हो या इनकरेक्ट, कभी कभी बोलता है ना इनकरेक्ट ही बात कर देता है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको बहुत ही सजग होना पड़ता है, क्योंकि क्या है क्या सही है ये तो पता होता है, क्या सही नहीं है में आप कंफ्यूज करते हो। तो बताइए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते हैं उस यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं, मीन्स कि इट एक्ट ऑन द वैलेंस सेल। जो वैलेंसी होती है ना कि कौन वैलेंसी, जैसे नाइट्रोजन है आपका, अगर NH3 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलेगा, मीन्स कि अपनी बैलेंसी को वो क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ये ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज करता जाता है, या फिर इट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स कि ये लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। बताइए क्या सही है, या फिर इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द न्यूक्लियर चार्जेस, या फिर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो केवल इसी पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे। मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज क्या, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होता है ना, जिसे कैटायन एंड आयन कहते हैं। तो बताइए इसमें से क्या सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं होती है किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के नाभिक में शामिल है। तो बताइए, जैसे कि आप खुद देख लो कि एक परमाणु एटम है, उसका न्यूक्लियस ये है, तो इसमें क्या होता है, आप भी जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप पहले इलेक्ट्रॉन को तो देखो कट ही कर लो, क्योंकि आपको पता है कि क्या करते हैं, बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं, मींस कि ये दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी गलत ही होगा, तो राइट क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये कहाँ होते हैं, तो ये किसी भी परमाणु के नाभिक में, मींस कि एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, कह रहा है कि इसमें से जो दिया गया है इसमें से सबसे हल्का कौन सा तत्व है, तो बताइए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम। तो आपको भी पता है कि हमारे नेचर में सबसे हल्की जो गैस है वो है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और एटॉमिक मास भी होता है 1। ठीक है, इसके 2 आइसोटॉप्स भी होते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। What do we call a positive charged ion? हम क्या कहते हैं जिस भी आयन के ऊपर, जैसे कि आप ले लो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस है चार्ज तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, तो बताइए मॉलिक्यूल, चार्ज्ड आयन, एन आयन या कैट आयन। तो देखिए जब भी पॉजिटिव की बात करता है तो वहां पर क्या होता है, हाँ, जहां पर भी पॉजिटिव की बात करेगा तो वहां पर आपका होगा ऑप्शन डी, कैट आयन। ठीक है, किसी भी तत्व के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कहते हैं कैट आयन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइसोटॉप्स आर एटम्स दैट हैव द, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें क्या कैरेक्टर होता है, इसकी बात की है कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कि जो एटॉमिक मास होता है, अगर आप ले लेते हो, मान लो आपने आर्गन को ले लिया और किसको ले लिया, कैल्शियम को। ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। अगर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, आर्गन का 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है, तो क्या ये आइसोटॉप है, हाँ, नहीं, ये आइसोटॉप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखिए बट एटॉमिक मास क्या है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक मास की बात कर रहा है कि एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, डिफरेंट है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, कि ये दोनों ही क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। फिर तीसरा पूछ रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, कि दोनों ही क्या हो, सेम हो, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 40, ये भी 40। फिर चौथा क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो। जैसे कि अगर आर्गन है, आपने आर्गन को ले लिया, अगर इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक मास कितना है, 40, तो अगर कैल्शियम को लोगे, इसका भी एटॉमिक मास तब अरे एटॉमिक नंबर इसका 18 होना चाहिए और एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, 40। ठीक है, सॉरी 40 से मतलब 40 नहीं, कुछ अलग, जैसे कि 40 तो पहले ही है, तो इसका क्या होना चाहिए आपका, जैसे कि 39 या कुछ भी आप ले लो, तो ये होना चाहिए। तो ये आइसोटॉप की विशेषता होगी, मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर बात की जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर मान लो आपके पास मॉलिक्यूल N है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन के पास 2 एटॉमिक मास के, मीन्स कि 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये क्या होगा, आइसोटॉप होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन डी। लेकिन ये जो आपका अभी कैल्शियम और आर्गन का दिया था, ये क्या है, ये आपके आइसोटॉप्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप्स यूज्ड इन अ न्यूक्लियर वेपन आर ऑफ। तो बताइए इसमें से परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक किसके हैं? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ड्यूटोरियम एंड लिथियम, यूरेनियम एंड लिथियम, ड्यूटेरियम एंड प्लूटोनियम। तो बताइए सबसे आम समस्थानिक किसके हैं? तो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम परमाणु हथियार में, क्योंकि आपको भी पता है कि जब ये स्प्लिट करता है तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को मीन्स कि यूरेनियम के स्प्लिट होने की जो क्रिया होती है ना वो फिजन कहलाती है। ठीक है, ये एक फिजन प्रोसेस होता है। ओके, और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे वेपन के रूप में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंसेस इज। किस पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है? मीन्स कि पूछ रहा है इसमें कि जैसे कोई एटम है उसके परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, मीन्स कि उसमें जो एटम्स होते हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, मोल या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो अगर देखिए यहाँ पे बात किसका कर रहा है? द्रव्यमान की। और किसके बाद? तो एटम के। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मीन्स कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहलाते हैं। कि अगर कई सारे एटम्स को आप जोड़ दोगे तो उसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। मीन्स कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? देखिए आप जानते हो ना कि हर एटम को अपनी वैलेंसी की जरूरत होती है, मीन्स कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना रहता है। ठीक है, तो 2 8 मीन्स कि जो लास्ट का हो नंबर उसमें कितना एटम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो वो 8 होने चाहिए। तो देखिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो देता है। ठीक है, अब यहाँ अगर NH3 की बात की जाए तो NH3 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब इसके आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो 2 और 5, तो आउटर में कितना है? 5 है। मीन्स कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन भाई साहब से पैचअप कर लिया और उसके 3 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के अपने साथ कंबाइन कर लिया कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। किसके साथ? कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। मीन्स कि कोवैलेंट बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़ गए, जिससे कि नाइट्रोजन ने अपना क्या किया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3। मीन्स कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 3 चाहिए होगा, जो हाइड्रोजन से उसको मिल गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एक्शन इज नोन एज। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर, गॉस नंबर, एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उसको कहते हैं मास नंबर, जहां पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही क्या हो, कंबाइंड करके उसके नंबर को हम जब देखेंगे तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, मीन्स कि मास नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसको छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? मीन्स कि
किसी भी अगर आप एटम को लोगे तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर इन चारों में से आप अगर किसको छोड़ोगे जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ आपका ये N, तो किसके नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो बताइए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहां पर आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप होगा उसके नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। बाकियों में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ, फिर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। मीन्स कि स्पेस दिया हुआ है कि संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच के अंतर के बराबर होती है। तो बताइए यहाँ पर किसकी संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या मीन्स कि मास नंबर और परमाणु संख्या के बीच के अंतर के बराबर होती है। तो बताइए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर बोथ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटम्स की बात किया है कि जो मान लो आपने कार्बन का भी बोला ना, ठीक है, कार्बन का 6 यहाँ पे और यहाँ पे 12, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा मीन्स कि 12 माइनस 6 करोगे तो 6 बचेगा। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, प्रोटॉन को इंडिकेट करेगा, न्यूट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ्स। मींस कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं। तो बताइए सर्कुलर, रेडियल, लीनियर या फिर एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार, रैखिक, रेडियल या वृत्ताकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। किसके हिसाब से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए। और जो इसके पहले क्वेश्चन दिया है ना उसको आपको टिक करना है। तो ये रहा आज का आपका सारा सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी के, और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन आपने देखा, अगर आप मेरी क्लासेस लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट कल देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।